नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिटकॉइंस की, जो कि मुझे उसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज मिलती हैं कि हम बिटकॉइन खरीद लें, क्या करें। बिटकॉइन में बहुत अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, आप बताइए हमें कि हम बिटकॉइन खरीदें या ना खरीदें। देखिए, खरीदने या ना खरीदने का तो खैर वो आपका निर्णय है, लेकिन जैसा कि मैंने उन सभी दर्शकों को एक वायदा किया था कि मैं अपना एक वीडियो लेके आऊँगा बिटकॉइन के ऊपर, तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि बिटकॉइन आप खरीदें या ना खरीदें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बिटकॉइन है, ये एक तरीके से जिसको आप कह लीजिए कि एक भेड़ चाल से शुरू हो गई है। भेड़ चाल क्यों? क्योंकि अपना डिसीजन नहीं ले रहे हैं। जितने भी दर्शकों से मैंने बात किया, जिन लोगों के कमेंट आए, वहाँ पे किसी भी दर्शक को ये नहीं पता या वो ये नहीं बता पाए कि ये बिटकॉइन होता क्या है, इसके अंदर कैसे काम करता है, उसके बारे में शायद ही किसी दर्शक को जानकारी हो, या जिन लोगों ने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है उनको भी ये जानकारी नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि आपके मित्र ने आपको बताया कि भाई बिटकॉइन लिया हुआ है मैंने और पिछले इतने महीने में मेरा पैसा डबल हो गया। तो आपको यहाँ पे जो एक फैक्टर जो सबसे बड़ा मैं हमेशा बताता हूँ कि जो काम करता है निवेश में, वो होता है कि फियर ऑफ मिसिंग द बस। आपको लगता है कि मेरी गाड़ी छूट गई, मैंने क्यों नहीं ली, अगर मैं ले लेता तो मेरे भी पैसे डबल हो जाते, अगर मैं ले लेता तो मेरे भी पैसे ट्रिपल हो जाते। ये जो है फियर ऑफ मिसिंग द बस, ये सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी निवेश में नुकसान उठाने का। क्या आपको मालूम है कि आपके फ्रेंड्स आपको क्यों सजेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन लेने के लिए? जब आप लेने जाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। बिटकॉइन जो है, कुछ ऑनलाइन एक्सचेंजेस हैं वो इसके अंदर ट्रेडिंग अलाउ कर रही हैं। लीगल है इलीगल, वो मैं आपको आने वाले 7 पॉइंट में इस वीडियो में जो बताऊंगा, वो 7 पॉइंट के अंदर मैं कवर करूंगा कि वो लीगल है इलीगल। लेकिन जब आप लेने जाएंगे तो अगर आपको वहाँ पे मान लीजिए ज़्यादा बेचने के लिए, तो हो सकता है कि जिस बिटकॉइन की वैल्यू 1 लाख है आप उसको 1,30,000 में खरीदें। लेकिन अगर आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो आपको बोल रहे हैं कि आप खरीदिए, जो आपको खरीदने पे मजबूर कर रहे हैं, जब वो बेचने जाते हैं, अगर उनको कोई बायर नहीं मिलता तो हो सकता है कि वो 1 लाख की वैल्यू वाली बिटकॉइन जो है उनको 60, 70 या 80 हज़ार रुपये तक में बेचनी पड़े, अगर कोई बायर नहीं है। तो ये विडंबना जो है ये दोनों के लिए है, बायर के लिए भी है, सेलर के लिए भी। पर जिन लोगों ने खरीदी हुई है वो अपने मित्रों को, परिवार वालों को जो ये इंसिस्ट करते हैं, उनको जोर देते हैं कि आप खरीदिए। काफ़ी केसेस में उनका मकसद ये होता है कि वो अगर खरीदने आएंगे तो आप अपनी बेच देंगे। ये कारण सबसे बड़ा कारण होता है कि आप सबको जा जाके प्रमोट कर रहे हैं, भाई बिटकॉइन खरीदो, बिटकॉइन खरीदो, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी कम है इसमें। पर ये कारण सिर्फ इकलौता कारण नहीं है कि मैं आपको अब ये सलाह दूंगा कि आप बिटकॉइन मत खरीदिए। आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। इसके पीछे 7 कारण हैं। इस वीडियो में आपको 7 कारण बताऊंगा, लेकिन उसके अंदर जो आपको 7वां नंबर का कारण है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप बिटकॉइन खरीद रहे हैं या आपने ऑलरेडी खरीदी हुई है, तब भी आप उस 7वें कारण को ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि इस कारण की वजह से आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है बिटकॉइन के अंदर शून्य हो सकती है। आपने बिल्कुल सही सुना, जितना भी निवेश है आपका बिटकॉइन के अंदर वो शून्य हो सकता है 7वें नंबर के कारण की वजह से। तो वो कारण आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं कारण नंबर 1 पे, और वो कारण है हाई वॉलेटिलिटी। हाई वॉलेटिलिटी मतलब हाई रिस्क। हाई रिस्क मतलब आपका जो पैसा लगा हुआ है उसके ऊपर हाई रिस्क। अब आप इसके अंदर मुझे एक एग्जांपल देंगे जो मुझे भी मालूम है कि पिछले 9 महीने में जो बिटकॉइन है उसकी वैल्यू लगभग 41,000 से 1,20,000 हो गई है। अब आप सोचेंगे कि क्या ये कारण सफिशिएंट नहीं है बिटकॉइन खरीदने के लिए? नहीं। जो करेंसी 9 महीने के अंदर 3 गुना हो सकती है अपनी ओरिजिनल वैल्यू की, वो 3 महीने के अंदर 1/3 भी हो सकती है। इस करेंसी में, इस वर्चुअल करेंसी में, बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है।
मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं जहां पे, जो कि मैं बिटकॉइन की चर्चा नहीं कर रहा था उस वीडियो में, पर मैंने आपको एक नॉर्मली बताया था कि बिटकॉइन को मैंने एक दिन 20% गिरते हुए भी देखा है, क्योंकि मैं इस करेंसी को काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूं, पर मैंने आज तक नहीं खरीदी, क्योंकि उसके पीछे यही 7 कारण हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ आज इस वीडियो में। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, आपकी पूरी कैपिटल जो है वो रिस्क पे है, इसलिए आप इसको ना खरीदें। ये एक पहला नंबर का कारण है। अब दूसरा सबसे बड़ा कारण जो आरबीआई की तरफ से है, आरबीआई ने आम जनता को, आम नागरिकों को 2 बार आगाह किया है, 2 बार सचेत किया है कि आप किसी भी वर्चुअल करेंसी में, जिसमें बिटकॉइन भी इंक्लूडेड है, आप उसमें ट्रेड ना करें, उसको ना खरीदें। उसके पीछे भी उन्होंने अपने कारण बताए हैं। जब आरबीआई ये चीज़ बोल रहा है, उन्होंने 2 बार बोली है, एक बार भी नहीं बोली। एक बार उन्होंने दिसंबर 2013 में एक प्रेस रिलीज जारी की थी और एक बार फेब 2017 में, इसी साल उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की थी, जहाँ पे उन्होंने पहले वाली ही प्रेस रिलीज़ का रेफरेंस दिया था कि हम ये ऑलरेडी प्रेस रिलीज़ जारी कर चुके, हम आम नागरिकों को, आम जनता को आग्रह करते हैं कि आप ये बिटकॉइन या वर्चुअल करेंसी किसी भी तरह की ना खरीदें, क्योंकि ये ऑथराइज्ड नहीं है, या आरबीआई ने किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया, किसी कंपनी को, एजेंसी को इन वर्चुअल करेंसीज में ट्रेड करने के लिए या उनको खरीदने बेचने के लिए, ना ही किसी को ऑथराइज किया है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आरबीआई कोई चीज़ बोल रहा है, मेरे लिए वो चीज़ बहुत मायने रखती है निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं कहीं निवेश कर रहा हूँ, मैं आरबीआई की बात ज़रूर सुनूंगा, क्योंकि आरबीआई सबसे बड़ी बॉडी है, सबसे बड़ा रेगुलेटर है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। अगर वो ये बोल रहे हैं कि मत करिए, तो बात यहीं दूसरे पॉइंट पे ही ख़त्म हो जाती है कि मत करिए, लेकिन बाकी के पॉइंट्स भी जानने ज़रूरी हैं। आप मान सकते हैं कि मान लीजिए आरबीआई को हो सकता है कि ये खतरा हो कि वो एक अपनी पैरेलल करेंसी ना खड़ी करना चाहता हो अपनी रुपए के मुकाबले, क्योंकि कोई भी सेंट्रल बैंक ऐसा नहीं चाहेगा। काफ़ी लोग ये तर्क भी देते हैं कि सेंट्रल बैंक तो कभी नहीं चाहेगा कि उनकी करेंसी के मुकाबले एक पैरेलल करेंसी खड़ी हो, क्योंकि वो उनको कंपटीशन है और उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है करेंसी के ऊपर, आपका जो मॉनेटरी सिस्टम के ऊपर। अगर मान लीजिए आज के डेट में बिटकॉइन पूरे इंडिया में बहुत पॉपुलर हो जाती है, रुपये को रिप्लेस कर देती है, तो आरबीआई को कौन पूछेगा? ये तर्क कई लोग देते हैं, कई लोगों ने मुझे तर्क दिया है। आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसके पीछे ये भी कारण हो। नहीं, मैं उसको काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर चुका हूँ, ये कारण नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि ये जो वीडियो है यहाँ दूसरे पॉइंट पे भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि आरबीआई ने बोला मत खरीदिए तो मत खरीदिए, लेकिन मैं आपको बाकी 5 कारण भी बताऊंगा ताकि आपको पता लगे कि आरबीआई का क्या लॉजिक है या जानकारों का क्या। तो मेरा क्या लॉजिक है इस सब सलाह के पीछे या इस सब बातों के पीछे। तो तीसरे नंबर का पॉइंट है कि ये जो वर्चुअल करेंसी है बिटकॉइन, ये स्टोर होती है एक ई वॉलेट में। अब ये जो ई वॉलेट है, ये आपका जैसे मोबाइल वॉलेट की तरह नहीं है। मोबाइल वॉलेट जो है वो आरबीआई रेगुलेट करता है। जो लोग ये मोबाइल वॉलेट दे रहे हैं, कई लोग जो बिटकॉइन का ई वॉलेट है उसको मोबाइल वॉलेट के साथ कंफ्यूज करते हैं, या जो लोग बिटकॉइन आपको प्रमोट कर रहे हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं, वो ये बोलते हैं कि जैसे मोबाइल वॉलेट है वैसे ही आपका बिटकॉइन जो है वो ई वॉलेट में रहता है। आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। मेरा मकसद यहाँ पे ये पॉइंट बताने का सिर्फ यही है कि जो लोग आपको बोल रहे हैं कि आप बिटकॉइन खरीदिए, और जो वो आपको भ्रांतियाँ पैदा कर रहे हैं आपके मन में या दिमाग में, मैं उन सब भ्रांतियों को आज इस वीडियो के थ्रू ख़त्म करना चाहता हूँ, ताकि आपके दिमाग में एक पूरी क्लैरिटी हो। अगर आप खरीद भी रहे हैं तो आप इन 7 बातों को जानने के बाद अगर खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप वो रिस्क लेना चाहें तो उसके लिए देखिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऑब्जेक्टिव है कि आपके मन में या दिमाग में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए, या कोई गलत धारणा नहीं होनी चाहिए बिटकॉइन को लेके। तो ये जो ई वॉलेट है ये रेगुलेटेड नहीं है, ये ऑथराइज्ड ई वॉलेट नहीं है जिसमें आप बिटकॉइन स्टोर करते हैं। अगर मान लीजिए ये वॉलेट हैक हो जाता है, तब क्या? तब आपके पैसे का क्या होगा? आपने सोचा है? अगर मान लीजिए आप इसका पासवर्ड भूल जाते हैं, छोटी सी बात है, पासवर्ड भूल जाते हैं, तब क्या होगा? तब आपकी बिटकॉइन का क्या होगा?
या अगर मान लीजिए कोई, जैसे अभी एक अटैक हुआ, रैनसमवेयर जिसको कहते हैं, ऐसा कोई मालवेयर अटैक हो जाए, कोई आपके अकाउंट को हैक कर ले, तब आप क्या करेंगे? या अगर मान लीजिए कोई आपका पासवर्ड चुरा ले, तब आप क्या करेंगे? आपने सोचा है इन सब चीज़ों के बारे में? तो अगर ये इनमें से कोई भी सिचुएशन अराइज हो, तो ये आपका ई वॉलेट जो है, चूँकि किसी भी सेंट्रलाइज्ड एजेंसी से ऑथराइज्ड नहीं है या गवर्नमेंट रेगुलेटेड एजेंसी से ऑथराइज्ड नहीं है, इसलिए आपका पूरा पैसा ख़त्म हो सकता है, आपका पूरा निवेश ज़ीरो हो जाएगा। ये एक पॉइंट है ज़ीरो होने का। तो मैंने आपको बताया था कि 7वें नंबर के पॉइंट में भी मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ पे आपका पूरा निवेश जो है शून्य हो सकता है। तो यहाँ पे जो आप अपना जो वर्चुअल करेंसी है वो परमानेंट आप उसको खो देंगे, जितनी भी आपने खरीदी हुई है, आपका पूरा निवेश ज़ीरो हो जाएगा। अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन अराइज होती है जहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो सकती है कि आपका पासवर्ड चोरी हो गया या किसी ने हैक कर लिया आपका ई वॉलेट, तो इस ई वॉलेट को आप मोबाइल वॉलेट से मत कंपेयर करिए। ये मत सोचिए कि ये उसी तरीके का मोबाइल वॉलेट है या वॉलेट है। वो जो है वो आरबीआई रेगुलेटेड है, ये आरबीआई रेगुलेटेड वॉलेट नहीं है। अब तीसरा आता है कि जो भी पेमेंट आप करते हैं बिटकॉइन के थ्रू, वो P2P पेमेंट है, उसको पीयर टू पीयर पेमेंट करते हैं। तो अब आप कहेंगे भाई इसमें क्या नुकसान है? इसमें नुकसान ये है कि अगर कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है, मान लीजिए आपने मुझे बिटकॉइन से कोई पेमेंट करी और मैंने आपको वायदा किया कि मैं आपको ये चीज़ दूंगा या बेचूंगा, मैं वो नहीं देता, आपके पास कोई चारा नहीं है कहीं पे जाके किसी तरह की कंप्लेंट करने का। यहाँ पे कस्टमर डिस्प्यूट जो है वो कौन हैंडल करेगा? किसने आपको वायदा किया हुआ है कि ये जो करेंसी है या ये पेमेंट जो है सिक्योर है? किसी ने नहीं किया हुआ। ये सिर्फ विश्वास के ऊपर है। आपने मुझे दी, मैंने किसी और को आगे दे दी, ये सब ट्रेडिंग है एक तरीके से। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप P2P पेमेंट करते हैं तो उसके पीछे कोई ट्रैकिंग नहीं है, आप कोई ट्रेस नहीं कर पाएंगे आपने किसको पेमेंट की, क्या हुआ। अगर आपके साथ कोई धोखा हो जाता है तो आप उसके बारे में किसको जाके बताएंगे? कहीं आप कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते। इस चीज़ का ध्यान रखिए। कोई भी आप पेमेंट करते हैं बिटकॉइन के थ्रू, बहुत रिस्की है। आपको बिल्कुल पता नहीं होगा कि आप किसको पेमेंट कर रहे हैं। यही एक कारण है कि अभी जो एक ईमेल का जो अटैक हुआ था, उन्होंने, जो भी हैकर्स थे, उन्होंने 300 से $600 मांगे थे कंप्यूटर अनलॉक करने के लिए, और सारी पेमेंट जो है वो बिटकॉइन से ली गई थी, क्योंकि बिटकॉइन को आप ट्रेस नहीं कर सकते। तो अगर आप कोई भी P2P पेमेंट करते हैं बिटकॉइन के थ्रू, उसका कोई अता पता नहीं है आप किसको पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके में डिस्प्यूट में क्या होगा, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब यहाँ 5वें नंबर का पॉइंट आता है कि जब भी आप कोई निवेश करते हैं किसी भी एसेट में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, आपने कभी सोचा है कि वो जो निवेश है वो हमेशा किसी ना किसी अंडरलाइंग एसेट या किसी ना किसी चीज़ से लिंक्ड होता है, किसी ना किसी वैल्यूएबल चीज़ से लिंक्ड होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं गोल्ड ETF खरीदता हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसने उतने इक्वलेंट अमाउंट के गोल्ड ETF जितने मैंने खरीदे उन्होंने उतने खरीद के रख लिए। मतलब जो मेरा निवेश है वो एक बैक्ड है। बैक्ड मतलब कि उतने ही वैल्यू के कहीं ना कहीं मेरे गोल्ड के जो कॉइन्स हैं या जो भी गोल्ड का आप कह लीजिए गिन्नी है या जो भी गोल्ड है वो खरीदा गया है। तो मेरा जो निवेश है वो बैक्ड बाय अंडरलाइंग एसेट जिसको कहते हैं, कि मतलब जो भी आपने खरीदा उसका बैकिंग है किसी ना किसी एसेट से। लेकिन आप वर्चुअल करेंसी के केस में आपकी बैकिंग क्या है? अगर आप दूसरा एक और निवेश मान के चलें, जैसे गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स हैं, ये वहाँ पे आपको गवर्नमेंट आपको एश्योरेंस देती है, उसके अंदर सॉवरेन गारंटी जिसको कहते हैं वो है, वो भी सेफ़ है। आप कहेंगे कि गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स में भी कोई गोल्ड नहीं खरीदा जाता, वो सिर्फ पेपर गोल्ड है, लेकिन वहाँ पे सॉवरेन गारंटी है आपकी, सरकार वहाँ पे आपको गारंटी दे रही है, उसको सॉवरेन गारंटी कहते हैं। तो जो भी निवेश होते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स वगैरह, वहाँ पे सॉवरेन गारंटी है। बिटकॉइन में क्या है, आपको कौन गारंटी दे रहा है? उसके पीछे एसेट्स क्या है? वो सिर्फ हवा में है, उसके पीछे कोई एसेट्स नहीं है, अंडरलाइंग कोई भी एसेट नहीं है उसका।
या उसकी कोई भी बैकिंग नहीं है किसी एसेट से, तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? अगर आप ऐसे किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं जिसकी ना कोई बैकिंग हो, ना कोई अंडरलाइंग एसेट हो, आज के डेट में अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, मुझे अपने पैसे निकालने हैं या कुछ भी करना है गोल्ड ETF से, तो मुझे पता है वो पैसे मिल जाएंगे। दूसरा, जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो रेगुलेटेड है, और जो मेरा जो निवेश है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट का गोल्ड खरीद के रखा हुआ है म्यूचुअल फंड हाउस ने, ये भी मुझे मालूम है। तो यहाँ पे मेरा निवेश सुरक्षित है। लेकिन बिटकॉइन में अगर आप निवेश करते हैं तो उसका ना कोई अंडरलाइंग एसेट है, ना कोई बैकिंग है किसी एसेट की वर्चुअल करेंसीज के लिए। तो ये जो है ये सिर्फ एक, आप जिसको कह लीजिए कि वर्चुअल ही है सिर्फ, इसको आप डिजिटल मनी भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पे डिजिटल मनी का पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग इसको मार्केटिंग करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था वॉलेट वाले केस में, जो लोग इसकी मार्केटिंग करते हैं, जो इस आपको बोल रहे हैं कि खरीदिए, वो बोलते हैं ये डिजिटल मनी है। इसको आप डिजिटल मनी नहीं कह सकते, क्योंकि डिजिटल मनी जो है वो उसके पीछे कोई ना कोई बैकिंग है, कोई गारंटी है, सॉवरेन गारंटी है उसके पीछे, या उसके पीछे कोई बैकिंग है। वहाँ पे RBI आपको बोलता है कि अगर आप कोई करेंसी नोट आपके पास है तो RBI आपको बोलता है कि मैं धारक को इतने पैसे देने का वचन देता हूँ। ये हर नोट के ऊपर लिखा होता है, आप देखिए हर नोट के ऊपर लिखा होता है। लेकिन बिटकॉइन की गारंटी कौन दे रहा है? कौन बोल रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं आपको जितने आपके बिटकॉइन है उसके बराबर का अमाउंट जो है वो आपको देने का वचन देता हूँ? कोई वचन नहीं है यहाँ पे, ये सब हवा में है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि जो बिटकॉइन है, हर देश का अलग अलग रेगुलेशन होता है। अब कुछ लोगों ने मुझे तर्क दिया कि भाई जापान जैसी कंट्री ने उसको लीगलाइज कर दिया है, तो क्यों ना हम खरीदें। भाई जापान ने लीगलाइज कर दिया, आप क्यों खरीद रहे हैं? मेरा सबसे पहला सवाल यही है। जापान और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। हर कंट्री की अपनी अपनी एक सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, एक माहौल होता है, एक अपने अपने प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने अपनी समस्याएं होती हैं। जिन समस्याओं से भारत देश जूझ रहा है या जिन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, वो समस्याएं शायद जापान में ना हो, तो हो सकता है उन्होंने इसे लीगलाइज कर दिया हो। पर हमारे देश में इस बिटकॉइन को अगर मान्यता मिल जाती है 1%, अगर, मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि मिलेगी, लेकिन अगर 1% मान लीजिए मिल जाती है, तो इसका इस्तेमाल, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो हैकिंग हुई थी वहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल किया हैकर्स ने बिटकॉइन का, तो क्योंकि इस करेंसी को आप ट्रेस नहीं कर सकते, तो अगर इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर अवैध या जो गलत तरीके के काम हैं उनमें ही होने की चांस रहते हैं। छठा कारण था, इस कारण की वजह से भी ये एक बहुत बड़ा कारण है, मेजर कारण है कि जिसकी वजह से इसको भारत देश में मान्यता नहीं मिलेगी। अब आता है 7वें नंबर का पॉइंट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और मैंने आपको बताया था कि अगर ये पॉइंट सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि आपका जो पूरा निवेश है वो शून्य हो सकता है। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि जिस एक्सचेंज के साथ आप ये खरीद रहे हैं बिटकॉइन, काफ़ी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, एक्सचेंज हैं जो बिटकॉइन में ट्रेडिंग अलाउ कर रही है, उन एक्सचेंज का जो लीगल स्टेटस है वो अभी क्लियर नहीं है। अगर आप भारत में किसी भी तरह की कोई एक्सचेंज खोलते हैं, कोई इस तरह की ट्रेडिंग शुरू करते हैं, हमारे यहाँ पे रेगुलेटर्स हैं, आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आप करेंसी में डील कर रहे हैं तो आपको RBI का परमिशन चाहिए होगा, या आप अगर कोई एक्सचेंज खोल रहे हैं आपको SEBI का परमिशन चाहिए होगा। क्या उन एक्सचेंजेस ने ये परमिशन ली हैं? उसका आंसर है ना। अगर आप किसी भी ऐसी एक्सचेंज से बिटकॉइन खरीदते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप मत खरीदिए, वो आपका डिसीजन है, लेकिन अगर आप खरीदते हैं तो वहाँ पे जो आपकी ट्रांजैक्शन है उसका लीगल और फाइनेंशियल रिस्क आपके ऊपर होगा, वो कोई और नहीं लेगा वो रिस्क। उसके लिए कोई भी जो ऑथराइज्ड एजेंसीज़ हैं या सेंट्रल एजेंसीज़ हैं या कोई भी रेगुलेटर्स हैं, वो ये रिस्क नहीं लेंगे। ये एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। प्राइवेट ट्रांजैक्शन मतलब दो लोगों के बीच आपस की प्राइवेट ट्रांजैक्शन है। कल को अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, कल को मान लीजिए वो बंद हो जाए, एक्सचेंज बंद हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तब आप कैसे अपना पैसा, मतलब कैसे आप क्या करेंगे? आप बस ये सोच लीजिए कि आप क्या करेंगे उस केस में। अगर आपके पास उसका जवाब है कि हाँ मैं ये करूँगा और मेरे पास उसका एक सोल्यूशन भी है, तो आप खरीद सकते हैं बिटकॉइन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जवाब नहीं है तो कृपया सोचिए कि आप उस केस में क्या करेंगे।
तो ये जो 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि कोई भी निवेश आप करें उसको सोच समझ के करें। उसकी जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है उस निवेश की, वो सबसे पहला कंसर्न होना चाहिए। लेकिन आप किसी भी तरह का अवैध व्यापार करें या कोई भी गलत तरह के जो ये धंधे होते हैं उनमें अगर आप निवेश करें तो हमेशा आपके जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा ही होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं है। जो चीज़ रेगुलेटेड है वहाँ पे आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। जब आप नियमों का पालन करेंगे तो आप उसमें कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते कि जो गलत हो। लेकिन जहाँ पे कोई चीज़ रेगुलेटेड ही नहीं है वहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए मैं माइनिंग कर रहा हूँ बिटकॉइंस की, आप बोलेंगे कि नहीं वो सेफ़ है, सिक्योर है, सब है, तो भाई मेरी मर्ज़ी, मैं कितनी ही करूँ, कोई उसके ऊपर रोक टोक थोड़ी है, कोई पूछने वाला थोड़ी है। मेरी मर्ज़ी है, मैं कितनी भी कर सकता हूँ, उसकी वैल्यू कहीं भी लेके जा सकता हूँ, कहीं से कहीं ले जा सकता हूँ और कहीं से कहीं भी ला सकता हूँ। तो इन दोनों बातों में फ़र्क है कि कहीं से कहीं भी ले जा सकता हूँ और कहीं से कहीं ला भी सकता हूँ। जो मुझे सूट करेगा, जो सिचुएशन मुझे सूट करेगी, जहाँ पे मेरा फ़ायदा होगा मैं उसको वैसे ही चलाऊँगा। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। बिटकॉइन में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, मेरी सलाह या मेरा पर्सनल ओपिनियन जो मैं अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को या जो भी मुझसे पूछता है मैं उसको यही बोलता हूँ, ये बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है। अगर इसके अंदर कल को भगवान ना करे कुछ गड़बड़ होगी, कुछ ऊंच नीच हो गई, तो आपका पूरा निवेश जो है ख़त्म हो सकता है। क्या आप उतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ आप जाके बिटकॉइन बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ना, तो आपके पास हमारे देश में इतनी सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप कोई भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करिए और वहाँ पे निवेश करिए, आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप नीचे दिए गए लाइक आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और अगर आप इस चैनल को ग्रो करने में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो कृपया करके स्क्रीन पे दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करें, या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी आप क्लिक कर सकते हैं और उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें। उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है। वो डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बातें बताई, जो भी अपने विचार प्रकट किए, वो सब मेरे निजी विचार हैं। और इसमें जो भी आपको बातें बताई गई हैं या ये जो वीडियो बनाया गया है वो सिर्फ एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। ये किसी भी तरीके से निवेश की सलाह नहीं है। आप कोई भी किसी भी तरीके का अगर निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से विचार विमर्श करके ही वो निवेश करें। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी तरह का कोई निर्णय लेते हैं, उसका जो भी प्रभाव होता है, वित्तीय या गैर वित्तीय, उसका मैं या कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी उसके लिए किसी भी तरह से कोई जिम्मेवारी नहीं लेते। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।